राजेश पलविया भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते बातचीत। राजेश, अगर आप पिछले 5 मिनट में मार्केट को देख रहे हैं ना, तो हमने 17,000 को स्पॉट निफ्टी से टच किया, एक झटके में 100 पॉइंट ऊपर आया, एक सिंगल बार। ये बड़ी बड़ी बार्स और आ सकती हैं क्योंकि विक्स बड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 200 पॉइंट की रिकवरी एक शार्प आपको इसी शो में आती हुई दिख जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, कितने चांसेस है इसके? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए मार्केट में जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा है, तो देखिए मार्केट में कोई स्टॉक या कोई भाव देख के सेलिंग नहीं हो रही। जिस तरीके की सेलिंग है वो ये हो रहा है कि मार्केट में जहाँ पे भी रिस्क ऑफ ट्रेड हो रहा है वहाँ पे एक सेलिंग बनते हुए दिख रही है। तो ये इस तरीके के पुल बैक जो आए हैं, अभी 17,000 से हमने 100 पॉइंट का पुल बैक देखा और इसी तरीके से वापस सेलिंग प्रेशर भी आएगा, तो दोनों तरफ के स्विंग बिल्कुल मार्केट में बनते हुए दिखेंगे। हालांकि आज की सेलिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा सेलिंग ऑलरेडी ड्यूरिंग द डे ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत से स्टॉक्स, बहुत से सेक्टर्स, इवन इंडेक्स भी एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और सेल करने में अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। जरूर मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है वो ये हो रहा है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर वीकेंड्स जो हम बोलते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क माउंट होते जा रही है जिस तरीके से मार्केट में सेल ऑफ बढ़ते हुए जा रहा है। तो वो एक सेलिंग का प्रेशर मार्केट में है, बाइंग कंफर्ट किसी को नहीं है यहाँ पे मार्केट में। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि इस तरीके के 50-100 पॉइंट के जो स्विंग जो देखने को मिल रहे हैं शार्प, वो अभी कुछ और समय तक कंटिन्यू रहेंगे। हो सकता है आज के दिन हम 17,000 के लेवल को डिफेंड कर ले, क्योंकि पुट कॉन्सेंट्रेशन का भी डेटा देखें तो हाईएस्ट पुट कॉन्सेंट्रेशन 17,500 के नीचे जो था वो 17,000 के आसपास ही था और ये वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस जनवरी सीरीज की एक्सपायरी के लिए। अगर हम 17,000 के लेवल को भी तोड़ते हैं इस सीरीज में तो फिर बड़ा कट और भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है कि आज के लिए 17,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और वहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली बाउंस तो लिया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि एक्सटेंड जो हो रहा है पुल बैक, ये हो सकता है 17,180 से 17,200 की तरफ भी आते हुए दिखे, जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल एरिया दिख रहा है यहाँ पे अभी कॉल डेटा के हिसाब से। तो हमें लगता है 17,200 का लेवल जरूर अटेम्प्ट करता हुआ दिख सकता है निफ्टी। ठीक है, गुड आफ्टरनून राजेश। ऐसे में यानी आपको क्वेश्चन कहाँ लगता है, आपका कंफर्ट जोन कहाँ आता है? अगर आज क्लोजिंग किन लेवल्स पर बाजार देगा जिसके बाद आपको लगता है कि यहाँ शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट नहीं, यहाँ से इनफैक्ट अब थोड़ा बहुत लॉन्ग किया जा सकता है? क्या लेवल्स क्लोजिंग के लिए आप अहम मानते हैं? तो देखिए प्रियंका जी, 17,000 के आसपास तो किसी को भी शॉर्ट करने में कंफर्ट नहीं था, तो वो तो वहां से एक बाउंस बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अब हमें लगता है जिस तरीके से ये पुल बैक वापस बना है, जो कि पिछले 5-7 मिनट में बना है, अब यहाँ पे हायर साइड पे जो लेवल है जहाँ पे शॉर्ट्स को वापस कंफर्ट मिलेगा शॉर्ट करने के लिए, वो होगा करीब 17,200 से 17,300 के बीच की रेंज। वहां अगर निफ्टी मिलेगी तो हमें लगता है कि वापस से शॉर्ट्स वहां पे इनिशिएट होते हुए दिख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे अगर मार्केट आज 17,300-350 के ऊपर अगर बंद होता है तो कहीं ना कहीं बुल्स वापस से एक अपना यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते हुए दिख सकते हैं और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक और एक्सटेंड करता है। तो आज की क्लोजिंग 17,300 के ऊपर होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट को पुल बैक कंटिन्यू करना है तो 17,300 के ऊपर क्लोज होना आज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, तो क्लियरली 17,300 के लेवल्स को आप ध्यान में रखें। राजेश जी का मानना है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कुछ तमाम सेक्टर्स जो कि बाजार के विपरीत प्रॉमिसिंग मूव्स दिखा रहे थे, जैसे रियल एस्टेट, सीमेंट, वहाँ पर भी अब थकान महसूस होती हुई दिख रही है। पर्टिकुलरली इशारा मेरा सीमेंट की तरफ है। ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो थे, इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखे, इनके चलते हमने काफी हद तक यहाँ पर सीमेंट स्पेस पर एक इम्पैक्ट देखा है। लेकिन स्टॉक्स लाइक अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर जो कमजोरी देखने को मिल रही है करंट लेवल्स को देखते हुए, क्या लगता है कमजोरी और ज्यादा गहराती हुई दिखेगी? और आपकी कोई पिक जो कि आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो हमें बताना चाहेंगे? या गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए बिल्कुल सीमेंट स्पेस में जो पिछले दिनों में हमने देखा कि काफ़ी बड़ा शार्प कट हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5-6 दिनों से कंटिन्यूस सप्लाई सीमेंट स्पेस पे बनते हुए दिख रहा है। और अगर उसमें देखें तो अंबुजा सीमेंट का अगर हम सेटअप यहाँ पे एनालाइज करें तो जिस तरीके से इसके डेली और वीकली स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में और यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी भी इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि पूरे सेक्टर में जिस तरीके से
वीकनेस बनी है, हमें लगता है कि और भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है वीकनेस। सो 335 तक के लेवल हमें लगता है अंबुजा सीमेंट में आते हुए दिख सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट फ्यूचर में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 358 के आसपास। इवन अगर दूसरे भी सीमेंट स्पेस को, अगर सीमेंट स्टॉक्स को देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी जिस तरीके से वीकनेस बनी हुई है, हमें लगता है कि यहाँ पे भी और गिरावट बनते हुए दिख सकती है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो अल्ट्राटेक में अभी जो सेटअप बना हुआ वीकली सेटअप के हिसाब से ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 7120 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट में सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 7000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो आज के सेशन में 7120 अगर टूटता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी शॉर्ट किया जा सकता है 7180 के स्टॉप लॉस से। फिर हमारे टारगेट होंगे करीब 7000 तक के। पिछले अगर आप 5 मिनट में निफ्टी बैंक को भी देख रहे हैं तो स्मार्ट एक बड़ी 2 कैंडल जिसने बनाई है और करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। 36,500 के नीचे था, 36,800 के ऊपर स्पॉट आ चुका है और इसी तरह से निफ्टी ने भी किया है। अच्छा राजेश सर, अगर मान लीजिए यहीं से ही रिवर्सल है या आपसे गिरावट कम है और पुल बैक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, शायद ग्लोबल मार्केट्स में भी टेक्निकल बाउंस बैक मिल जाए, क्योंकि अगर आज की आप क्लोजिंग देख रहे हैं ना एशियन मार्केट्स की, तो सबकी क्लोजिंग ठीक हुई है, यूएस के फ्यूचर्स भी खराब नहीं है, तो आप सबसे पहले किसको खरीदेंगे? अभी आज मैं बोलूं कि राजेश पलविया को कुछ खरीदना है तो आप क्या खरीदने जा रहे हो? 2 शेयर के नाम बता दो मेरे को आप। तो देखिए डिम्पी जी, खरीदने के पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ बताने जाऊंगा कि जिस तरीके से मार्केट हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट के आसपास लाइंड अप है और एक्सपायरी है, आगे फिर बजट है, ग्लोबल अनसर्टनिटी है, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रही है एग्रेसिव बाइंग की तरफ। लेकिन फिर भी मार्केट में काफी स्टॉक्स में करेक्शन के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है और हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें, कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में अभी भी उतना वीकनेस नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक भी कहीं ना कहीं कंफर्ट बना हुआ है। तो सबसे पहला स्टॉक तो आपने जैसा पूछा उसमें मुझे सबसे अट्रैक्टिव जो स्टॉक लग रहा है यहाँ पे वो है आईसीआईसीआई बैंक का। काफी अच्छे रिजल्ट्स भी थे, स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वापस स्टॉक ने एक जो आज का लो बनाया है वहीं से एक बाउंस भी बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इस करेक्शन में आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप अभी भी प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होता है तो आईसीआईसीआई बैंक में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 830-840 तक के। स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, वो होगा करीब 775 के आसपास। तो पहला स्टॉक तो हमारा होगा आईसीआईसीआई बैंक। और जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करेंगे वो रहेगा आईटी कंपनी में से, और उसमें टीसीएस पे हम यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि इसमें देखिए बायबैक ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर हम बाकी स्टॉक्स को कंपेयर करें आईटी स्टॉक्स को, तो टीसीएस में कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस है, अभी भी सेल ऑफ उतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है। और जिस तरीके से टीसीएस में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये एक अट्रैक्टिव लेवल लगता है हमें टीसीएस में। 3758 के आसपास ट्रेड करें तो 3700 का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में हमें लगता है वापस से स्टॉक में 3850 से 3900 तक के पुल बैक आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अब आज के लिए कंडीशनल ये होगा कि 17,000 का जो लो बना वो अगर इंटैक्ट रहता है तो ये 2 स्टॉक्स हमें लगता है कि बाय करके आगे के लिए पुल बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो क्लियरली कंडीशंस के साथ ही सही, लेकिन 2 स्टॉक्स आपके लिए राजेश जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और बाजार धड़ाम, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए मौके कैसे हैं वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। और सिर्फ मौके ही नहीं, उसके पीछे का आंकलन, उसके पीछे का स्पेसिफिकेशन भी हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 775 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं टीसीएस भी जो है 3700 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन लेने के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पर भी आईटी स्पेस में 3850 3900 तक प्रॉमिसिंग मूव्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए बैंक्स की ही जहां हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग शेयरों के नतीजे इस पूरे हफ्ते फोकस में रहने वाले। और ऐसी एक कंपनी एक्सिस बैंक, आज कंपनी अपने नतीजे पेश करने जा रही है। नतीजों से पहले एक शार्प डाउन ट्रेंड अभी शेयर में हमने देखा, वहां से हल्की सी अपटिक आते हुए दिखी है। बैंकिंग के नतीजे एक्सिस बैंक के कैसे रह सकते हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी हर्ष मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बताएं एक्सिस बैंक के नंबर्स से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए? एक्सिस बैंक अपने Q3 FY22 के नंबर्स रिलीज करेगा और हम देखते हैं कि अपेक्षाएं क्या है एक्सिस बैंक से। नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर
11.2% से बढ़ेगा। अब 8,200 करोड़ के आसपास वो नंबर आने की संभावना है। पीपीओपी देखा जाए तो 6,200 करोड़ तक राइज होगा और वो है 5% गेन जब हम देखें सिक्वेंशियल बेसिस पे। प्रोविजंस नंबर कम आएगा, काफी कम आएगा जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बैंक अपना प्रोविजंस बढ़ा रहा है और अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे दिख रहा है। 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस बढ़ेगा, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजंस 50% से भी ज्यादा घटेगा और अब वो 2,100 करोड़ का प्रोविजंस ये क्वार्टर में करने की संभावना है। ग्रॉस एनपीएस एब्सोल्युटली स्टेबल रहेंगे 3.5% पे, ऐसे अपेक्षा है, और नेट एनपीएस 1.1% पे वो भी स्टेबल रहेंगे। निम्स भी स्टेबल एट अराउंड 3.3% और पैट नंबर जो है वो अराउंड 0.5% से बढ़ेगा, 3,150 ऑड करोड़ का पैट आएगा, जो कि एक 182% का गेन है जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तब। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट अच्छा ग्रोथ दिखाने की संभावना है एक्सिस बैंक से। 11% ग्रोथ एडवांसेस में दिखेगा। 6.5 लाख करोड़ के एडवांसेस के एकदम पास एक्सिस बैंक पहुंचेगा। डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 15% डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एक्सिस बैंक से। 7.5 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स एक्सपेक्टेड है। कासा रेशियो 45% पे आने की संभावना है। अराउंड 20% ग्रोथ कासा बुक में, तो एक काफी अच्छा प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशन है एक्सिस बैंक से। ठीक है, शुक्रिया हर्ष इस रिपोर्ट के लिए, इन डिटेल्स शेयर करने के लिए। अब एक बार सृष्टि से ये भी समझ लेते हैं, मारुति के नंबर्स आने हैं कल, वहां किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमने देखा कि मारुति के नंबर्स से पहले कुछ स्ट्रेंथ सुबह के ट्रेड में, ओपनिंग ट्रेड में जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब नंबर्स किस तरह के आ सकते हैं, सृष्टि बताएं। इस बार अगर मारुति सुजुकी की सबसे पहले वॉल्यूम्स देखें तो साल दर साल वहां पे 13% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि चिप शॉर्टेजेस के चलते प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड अभी भी काफी मजबूत बताती है कंपनी, पर अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो वहां पे जरूर 13% की बढ़त देखने को मिली है इनके वॉल्यूम फिगर्स में। अब अगर इनके हेडलाइन नंबर्स पे आए तो क्योंकि कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक्स लिए थे, जहां पे सालाना इनकी अगर एवरेज सेलिंग प्राइस देखे तो 15% की देखने को मिली है, और साथ ही कंपनी ने काफी गाड़ियां एक्सपोर्ट्स की हैं। इस प्रोडक्ट मिक्स के चलते इनके ओवरऑल रेवेन्यूज देखे तो वहां पे थोड़ी सी केवल 2% सालाना हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं इनकी कुल आय में। पर इसके अलावा इनके जितने भी हेडलाइन नंबर्स हैं, जैसे कि EBITDA, मार्जिन्स और प्रॉफिट फिगर, वहां पे काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है। EBITDA में साल दर साल 40% की गिरावट, मार्जिन्स पिछले साल 9.5% से घटकर इस बार 5.8% आने की उम्मीद है, और वहीं मुनाफे में 50% से भी ज्यादा की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं, और कंपनी करीब 900 करोड़ के आसपास अपना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। कंपनी ने काफी प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते इनकी रियलाइजेशंस जो है लगभग साल दर साल 10% बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते और वीक ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते मार्जिन्स पे प्रेशर जरूर रहेगा। पर अगर सीक्वेंशियली देखें तो पिछली तिमाही इन्होंने करीब 4.1% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे, तो उससे तो इस बार बढ़कर ही उम्मीद है कि कंपनी इस बार 5.8% तक तो मार्जिन्स लाने ही चाहिए। बट ये हेडलाइन नंबर्स के अलावा हमारी नजर रहेगी कि कंपनी की एंट्री लेवल सेगमेंट में किस तरीके की डिमांड आ रही है, साथ ही सीएनजी सेगमेंट में किस तरीके की सेल्स है, क्योंकि अब टाटा मोटर्स भी आ चुका है इस सेगमेंट में। और आखिरी में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर और प्लेटफॉर्म अपग्रेड्स को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री रहेगी, क्योंकि मार्केट्स में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। तो देखना होगा कि कंपनी इस पे क्या कमेंट करती है। ऑलराइट, इनफैक्ट थोड़ा सा रिबाउंड कई स्टॉक्स में लास्ट 5-7 मिनट में आ रहा है, जो डिम्पी जिसको बता रहे थे। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाते वक्त कुछ बिग मार्केट वॉइसेस आपके लिए वापस लौटेंगे और अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे इस तरह के डिफिकल्ट मार्केट में। मेरे हिसाब से बजट का डर नहीं होगा। हालांकि पिछले 10 साल में 7 बार मार्केट ने बजट के पहले करेक्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से इस बार बजट का डर मार्केट को नहीं होना चाहिए। जो डर है वो आपने जो बाकी फैक्टर्स बताए उसके ऊपर है। ग्लोबली ब्याज की दरें बढ़ रही है, महंगाई का डर लग रहा है लोगों को, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है, चाइना ताइवान से, रशिया यूक्रेन से,
मिडिल ईस्ट में भी ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। तो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि हर करेक्शन एक निवेशक के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगा। वैल्यूएशन आज भी मार्केट के फेयर वैल्यू के आसपास है, सो ये एक इक्वल वेट मार्केट है। यहाँ पे आप अंडर वेट है तो करेक्शन का लाभ उठा के निवेश कर सकते हैं, और अगर इक्वल वेट है तो आप अपनी SIP चालू रखिए। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान में अच्छी तरह हो रही है, और जाहिर है अगर इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो इस साल दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी होगी। इससे US मार्केट में लोग काफी मायूस हो रहे हैं, वो मायूसी इंडिया में आ रही है। मेरे ख्याल से इंडियन बजट की वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लोग दुनिया का करेक्शन देख के इंडिया में थोड़ा चिंतित हो रहे हैं। मेरा जो सोच है कि ये हमेशा होता रहता है, इकोनॉमिक रिकवरी के शुरुआती साल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं, इससे मायूस नहीं होना चाहिए, इससे डट के और अच्छे कंपनीज में निवेश करना चाहिए, अंडरलाइंग फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। ग्रोथ रिकवरी जो साफ साफ नजर आ रही है उस पर फोकस करके अच्छे कंपनी में निवेश करके इस रिकवरी का फायदा उठाना चाहिए। ऑलराइट, बाजार में थोड़ी रिकवरी सी अटेम्प्ट हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां अच्छे अर्निंग्स थी। आप बात कर लीजिए शॉपर्स स्टॉप की, बहुत सारे हैं जहां पे नीचे से काफी अच्छा रिबाउंड आ रहा है। लेकिन हम बात करेंगे इस समय कंज्यूमर टेक कंपनीज की, जिनके रीसेंट IPO आए थे और भाव आधे और 1/3 हो गए टॉप से। और इसी सिलसिले में US में जो कंज्यूमर टेक टाइप की कंपनी है, डोरडैश एक्सेट्रा, और इवन फैंग्स फॉर दैट मैटर, वहां भी नैस्डैक में सॉलिड करेक्शन चल रहा है, 15% डाउन है। जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स का एक डी रेटिंग हो रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाइपर सेरेका के। अभय कंज्यूमर टेक कंपनीज को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उनके वैल्यूएशन को, उनके बिजनेस मॉडल्स को, और ऑफ कोर्स स्टार्टअप यूनिवर्स को भी बहुत क्लोजली एनालाइज करते रहते हैं, और काफी सक्सेसफुली उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी किए। अभय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। अभय, सबसे पहले ये जो डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये समझना चाहेंगे कि हाई ग्रोथ कंपनीज को एक डिफरेंट वैल्यूएशन मिलता है इजी लिक्विडिटी सिनेरियो में, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, और जैसे बाजार धीरे धीरे ये डिस्काउंट करता है कि लिक्विडिटी कम होगी और रेट्स बढ़ेंगे, वो पूरा वैल्यूएशन फ्रेमवर्क जो है चेंज होता रहता है, चेंज हो जाता है, जिसके चलते शायद हम ये करेक्शन देख रहे हैं। अब अजय, जो पैरामीटर्स एनालिस्ट यूज कर रहे हैं और कर रहे थे ये कंज्यूमर टेक कंपनीज को वैल्यू करने के लिए, उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, क्योंकि जो टर्मिनल ग्रोथ रेट लेते हैं इन कंपनीज का, वो कितने साल बाद और क्या ले, एक तो वो, और दूसरा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या एज्यूम करे, ये दो चीजों पे बहुत चर्चा हुई है। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि किसका क्या एजम्पशन है, उससे वैल्यूएशन जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो एक ही कंपनी है लिस्टेड जिसका अभी IPO आया था, उसका आप देखेंगे कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं उसका फेयर वैल्यू है 2000 रुपए के ऊपर, और एक ब्रोकर है वो कहते हैं कि उसका वैल्यू है 900 रुपए। तो देख तो वही रहे हैं बिजनेस मॉडल सब, पर जब उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं तो नंबर अलग निकल रहा है। अब ये तो एक बात हुई फंडामेंटल वैल्यूएशन की, पर मुझे लगता है ये जो करेक्शन अभी आ रहा है इस टाइम पे, वो इसलिए भी है क्योंकि इन कंपनीज में, फैंग्स में स्पेशली देखे तो रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त बनी है इन्वेस्टर्स की। इंडिया में तो कंज्यूमर टेक स्पेस अभी फिर भी नया है, तो वोलेटाइल है, और लोगों को अभी भी पूरी तरह से ग्रोथ देखा नहीं है इन कंपनीज का। ये लिस्ट हुई हैं जोमेटो, पेटीएम, नाइका जैसी कंपनीज, पर उसमें भी अभी उनका क्या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, क्या रिटर्न बनेंगी, क्या वैल्यूएशंस होंगी, वो अभी भी थोड़ा अर्ली स्टेज है मेरे हिसाब से। पर आप US मार्केट में देखेंगे तो जो फैंग स्टॉक्स हैं वो भी शुरू में ऐसा ही वॉलेटाइल थे। आप 7-8 साल पहले देखेंगे, 10 साल बाद पहले देखेंगे, जब उन्होंने टेक ऑफ किया उसके पहले वॉलेटिलिटी उनके भी वैल्यूएशन में और मॉडल्स में बहुत ज्यादा थी। तो ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में, मेरे हिसाब से ये कोई ना तो ये नई बात है, ना ये ऐसा है कि अभी होगी और आगे नहीं होगी। ये वॉलेटिलिटी तो रहेगी क्योंकि
इनके बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन समझ पाना बहुत आसान काम नहीं है। फेयर पॉइंट। अब है इनफैक्ट इसमें से बॉयज और मेन दोनों डिफरेंशिएट भी ऐसे टाइम्स पे ही होते हैं। आप ऐसे कौन से कंज्यूमर टेक बिजनेसेस हैं लिस्टेड स्पेस में, चाहे वो ब्रोकिंग कंपनीज हों, चाहे वो फूड टेक, एडू टेक, मेडिकल फार्मेसी, कौन सी ऐसा एरियाज देख रहे हैं? और कुछ कंपनीज अगर आप नाम ले सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, जहां पे आपको लगता है कि जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो काफी सॉलिड और रोबस्ट है, बाजार में वॉलिटिलिटी आए और उसके वजह से अगर प्राइसेस नीचे मिले तो इन्वेस्टर्स को अक्यूमुलेट करने का मौका ढूंढना चाहिए। तो इसमें मैंने जितना देखा है अजय, मेरा जो फोकस है हमारे पोर्टफोलियो में भी वो उन कंपनीज को ऐड करने में है जिनका एक तो इंडस्ट्री कंसोलिडेशन है। तो अगर नाम लूं तो आप जोमेटो देखेंगे तो जोमेटो एक ऐसी इंडस्ट्री का लीडर है जहां पे सिर्फ एक ही और प्लेयर है, वो है स्विगी। अब जोमेटो का जो कंज्यूमर बेस है वो तो रोज ही बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग बाहर से खाना बना रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता सिर्फ कोविड रिलेटेड ग्रोथ था, ये जो है ये सेक्युलर ग्रोथ है। 90% ऑफ द कंट्री अभी भी घर पे खाना खाते हैं और वो कम होता जाएगा और बाहर से ऑर्डर करने वाले, बाहर जाके खाने वाले बढ़ते जाएंगे। तो उस वजह से एक जोमेटो एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ है बिजनेस में और लीडरशिप पोजीशन है। और इसको मैं फिर कंपेयर करूंगा ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसी इंडस्ट्री से जहां पे कि अभी भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है, कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है पर यूनिट लेवल पे ही प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एक दो कंपनी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी मेरे हिसाब से। तो मेरा फोकस है कि ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें जिसमें यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी है, सेक्युलर ग्रोथ है और एक क्लियर लीडरशिप है इंडस्ट्री में। तो दूसरे नाम अगर मैं ले सकूं तो है जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, वो उन्होंने अपना एक डिजिटल सब्सिडरी बनाई है अपोलो हेल्थ केयर करके, जिसमें उन्होंने अपने सारे डिजिटल बिजनेसेस ट्रांसफर किए हैं। वो है एंजल वन है जो एक ब्रोकिंग कंपनी है जिसका पूरा मॉडल ही इंटरनेट बेस्ड है, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबरदस्त ग्रोथ है, 7 रुपए का उन्होंने क्वार्टरली डिविडेंड दिया लास्ट वीक। तो ऐसे कंपनीज हैं जहां पे कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करके जो यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको और बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। ऐसे कंपनीज मेरे को लगता है कि लंबे समय तक काफी फायदा देंगी और इस करेक्शन में, शार्प करेक्शन में इन्वेस्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ऐसी कंपनीज को। अभय जी, इस बार के बजट पे ना सबका फोकस इस चीज पे ज्यादा है कि सरकार ना थोड़ा रोजगार के ऊपर भी ध्यान देगी। वो इसलिए भी दे सकती है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है जो कि बड़ा राज्य है। तो रोजगार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउसिंग को चलाना होगा। तो हाउसिंग में लिए अफोर्डेबल सरकार की अच्छी थीम है, अच्छा पुल बैक भी आया हुआ है। आपको लग रहा है कि अभी भी इतनी वैल्यूएशन में आप ज्यादा महंगे नहीं हुए? जैसे कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा महंगा हो गया था, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई थी इसलिए थोड़ा करेक्ट हुआ है। हाउसिंग में वापस से री एंट्री ले सकते हैं सर बजट से पहले? एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है ना हमारे लिए, आज की जो गिरावट है या पिछले 5 दिन की जो गिरावट है मार्केट्स में। नहीं, हाउसिंग तो ऐसा सेक्टर है, पूरा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऐसा सेक्टर है जो पिछले 10 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको सरकार जरूर ध्यान देगी। बिकॉज जो आपने जैसे कहा रोजगार बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, बहुत बड़ा सेक्टर है ये रेसिडेंशियल हाउसिंग का, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। पर इसमें काफी छोटे छोटे लेवल की चैलेंजेस हैं जिनको सरकार को दूर करना पड़ेगा। जैसे ये जो इन्होंने जीएसटी लगा दिया था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे, काफी डिमांड है कि आप उसको निकाल दीजिए क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। बायर भी लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब ले लेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा, तो डेवलपर भी प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लोकल एरिया के जो सर्कल रेट्स हैं वो भी काफी ऊपर नीचे हैं, मार्केट से लेना देना नहीं है उनका। तो आई थिंक सरकार को ये सब माइनर ट्विक्स ही कर दें, थोड़ा बेनिफिट दे दें लोन लेने वालों को, जैसे मेरे को लगता है कि उसको जरूर देंगे। तो हाउसिंग में तो इस देश में एक बूम आ सकता है।
और इसमें डेफिनेटली जो पिछले 10 साल में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से, फिर जीएसटी, फिर रेरा, तो एक के बाद एक करके जितने प्रॉब्लम झेली है रियल एस्टेट सेक्टर ने, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जब सरकार की थोड़ी मदद से भी ये सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है अगले 1-2 साल में। बिल्कुल अभय जी, पाइपर सिलिका इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स रिगरस रिसर्च, और इसी रिसर्च में आप अलग अलग वर्टिकल्स ढूंढ के सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भी नजरिया देते हैं, और उसी रिसर्च में से आप इतनी सारी चीजें हमें बता रहे हैं, और साथ ही कौन से सेक्टर्स है पर्टिकुलरली जो इस सिचुएशन में भी आपको प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ऑफकोर्स न्यू एज कंपनीज या आईटी सेक्टर कह लीजिए जहां पर भारी कमजोरी है, इस कमजोरी में भी कैसे प्ले आउट करना है, और साथ ही ऑफकोर्स हाउसिंग स्पेस, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपने फोकस अपना हमें बताया। इसके लिए शुक्रिया और हैव अ नाइस डे टू यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कमजोर बाजार में भी, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन रिजल्ट सीजन है ही जिसका एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिख भी रहा है। सिप्ला नतीजों से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं, और नतीजों से ठीक पहले एक मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल रही है। अपटिक हमने देखी है, कमजोर बाजार में स्टॉक ने एक बार परफॉर्म करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको, पर्टिकुलरली फार्मा स्पेस भी और साथ ही सिप्ला पर नजरिया क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बनी है, और यहाँ पे अगर आज सिप्ला के फॉर्मेशन जो बने हैं वो काफी मैं बोल सकता हूँ कि यूनिक फॉर्मेशन है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद भी अगर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस हाई हमें से प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद रिजल्ट में ऐसा कुछ है कि जो शायद इस स्टॉक को और यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है या तो हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और स्टॉक जो है वो अपने 20 दिन के एवरेज से अभी तक काफी नीचे है। तो करंट लेवल से भी अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 900 रुपए के करीब, तो यहाँ पे 920 से लेकर 925 रुपए की गुंजाइश रहेगी, और करंट लेवल पे अगर मुझे लॉन्ग करना है तो जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे तकरीबन 875 रुपए के। तो बिल्कुल करंट लेवल से सिप्ला को लॉन्ग किया जा सकता है विद अ ट्रेडिंग व्यू। और अगर यहाँ पे इसके अलावा अगर और किसी स्टॉक में अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि डीवीज लेबोरेटरीज में काफी बड़ा एक पैनिक सेल ऑफ हुआ है मॉर्निंग में, और उसके बाद जो एक लेवल्स आए हैं वो तकरीबन 3790 3780 के लेवल्स आ चुके हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक डीपली ओवरसोल्ड है, एट द सेम टाइम उतना ही अट्रैक्टिव भी है। तो करंट लेवल से अगर एक थोड़ा सा मध्यम अवधि का अगर नजरिया होगा तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है 3780 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके करंट लेवल्स को देखते हुए भी यहाँ पर एक बार लॉन्ग्स करने के बारे में सिप्ला में सोच सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारी बातचीत सेक्टर्स हैं जिस पर हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी है, उनका आउटलुक जानना है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप कहीं ना जाएं, बने रहें। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट थोड़ी सी बाउंस बैक तो हुई है, और इस वक्त अगर आप आज निफ्टी काउंटर्स की बात करें तो आपको हरे निशान में सिर्फ 2 काउंटर्स इस वक्त दिखाई देंगे, सिप्ला और दूसरा ओएनजीसी। सिप्ला क्योंकि रिजल्ट्स आने हैं, और ओएनजीसी हम जानते हैं क्योंकि ऑयल एंड गैस, ब्रेंट क्रूड एक बड़ा रीजन है। श्रीकांत, इनफैक्ट आपको यहाँ आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आपने आई थिंक राउंड अबाउट अ वीक बैक ओएनजीसी को आइडेंटिफाई किया था हमारे चैनल पर, और आपने इसके लेवल्स भी बताए थे। तब से हम देख रहे हैं ओएनजीसी की मूव स्ट्रॉन्ग है, रीजंस भी बहुत ऑब्वियस हैं, लेकिन अब इस वक्त क्या कर सकते हैं ओएनजीसी में? अभी भी बने रहने की आप सलाह देंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखते हैं, और जो ब्रॉडर फॉर्मेशन के ऊपर हमने जो एक कॉल लिया था वो यही था कि इसमें अगर ये जो स्टॉक जो इतने दिनों से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और अगर इसमें अचानक से अगर कोई बड़ा फॉर्मेशन अगर आ रहा है, और अगर इसने पिछले कई सालों के अगर हाई को क्रॉस किया है, तो यकीनन हमें अच्छा एक ट्रेंड देखने मिलता है। और इनफैक्ट आज के दिन के बाद तो हमें और कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ये जो स्टॉक है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि आज के दिन में हमने काफी बड़ा सेल ऑफ देखा है। इतना इंटेंस सेल ऑफ हमने पिछले मुझे लगता नहीं कि 1 साल में देखा होगा। एक काफी ब्रूटल फॉल है, और काफी सारे स्टॉक, काफी सारे सेक्टर्स में हमने एक साथ सेल ऑफ देखा है। उसके बावजूद अगर सिप्ला, ओएनजीसी जैसे स्टॉक अगर खड़े हैं तो दैट मींस कि इसमें और तेजी बन सकती है, और हमें लगता है कि स्टॉक 200 के करीब जा सकता है।
वेरी शॉर्ट टर्म में 180 183 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। श्रीकांत, बंधन बैंक के चार्ट्स को एक बार आपके साथ मैं चेक करना चाहूंगा। उससे पहले कमेंट्री सुन लेते हैं। सॉलिड नंबर्स थे लास्ट क्वार्टर, बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था वर्स्ट इज ओवर। इस बार वाकई दिखाई दिया नंबर्स में कि वर्स्ट इज ओवर, और ऐसे जबरदस्त फॉल में भी एकदम कड़क है वो काउंटर। बट पहले मैनेजमेंट की एक बाइट सुन लेते हैं, फिर आपके पास चार्ट चेक करेंगे। बंधन बैंक दो चीज देखते हैं ग्राउंड में बात करने का पास। मानसून अच्छा है, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया बिजनेस, स्मॉल टिकट साइज एग्रीकल्चर एलाइड लोन है, और जो भी एमएसएमई टाइप का बिजनेस है ग्राउंड लेवल, वो बोलते हैं जो उसका जो डिमांड है कंज्यूमर का वो भी नॉर्मल आ गया, तो इसीलिए उसका भी क्रेडिट डिमांड आ रही है। तो इसीलिए हम देखा जो लास्ट क्वार्टर में क्रेडिट ग्रोथ 9% भी दिखाया, तो वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगा फोर्थ क्वार्टर में, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर ऑलवेज इट इज इन हायर credit growth has come even in the normal time. So we are very confident on that because of the ground level, our demand is increasing. Automatically it will be converted. हमारा फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ेगा। राइट, बताइए श्रीकांत, चार्ट्स पे कैसा नजर आ रहा है? 300 305 पे काफी इंटरेस्ट है लग रहा है मार्केट में। गिरते हुए मार्केट में भी काउंटर स्ट्रांग था। बिल्कुल, तो इनफैक्ट रिजल्ट के पहले भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो 250 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, वो बढ़ते बढ़ते 300 305 के करीब आ चुका था रिजल्ट के पहले। तो एक बात काफी क्लियरली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइस को कुछ पता नहीं होता है। प्राइस को काफी बार कई सारी चीजें पता होती है, लेकिन हमें वो पता नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर आप एक पीटर लिंच की अगर एक स्टॉक पिकिंग की उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है, उसमें से एक चीज ये है कि अगर कोई स्टॉक में अगर टर्न अराउंड अगर आ रहा है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और उसी बेसिस पे अगर देखा जाए तो बंधन बैंक में भी एक काफी बड़ा टर्न है, और करंट लेवल से हमें लगता है बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 300 305 के करीब ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट टेक्निकल्स पे अगर आप देखें तो अजय जी, इसने कई महीनों से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनाई थी, और काफी दिनों तक ये गिरा था, काफी महीनों तक ये गिरा था, बट काफी दिनों के बाद हमने एक रिवर्स ट्रेंड देखा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 350 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, और यहाँ पे हमें लगता है कि अगर और करेक्शन आता है तो 280 या 290 के रेंज में से और ऐड किया जा सकता है। हमें स्टॉप लॉस अगर रखना है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन अगर बनानी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 275 रुपए का। लेकिन हमें लगता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कीजिए, और फिर यहाँ पे जो रिटर्न्स बनेंगे वो काफी अच्छे बन सकते हैं। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर रिटर्न्स काफी अच्छे बनते हुए दिख सकते हैं। निवेश का नजरिया बनाया जरूर जा सकता है। लेकिन राजेश जी, चोला फाइनेंस को एक बार देखें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्टेबल ट्रेंड नजर आ रहा है। करीब 2% की कमजोरी है, लेकिन संभलने की पूरी कोशिश है, और निचले स्तरों से यहाँ पर हम देख रहे हैं हल्की हल्की सी तेजी करीब आज के सत्र में स्टॉक दिख रहा है। क्या एक काउंटर मूव के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है? आपकी राय क्या होगी? तो बिल्कुल देखिए, काफी स्टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है चोला फाइनेंस का। अगर हम ओवरऑल सेटअप भी एनालाइज करें, वीकली सेटअप के हिसाब से देखें, तो स्टॉक में जो एक करेक्शन देखा था पिछले 3-4 वीक से, जो रिकवरी बनी, ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। और जिस तरीके के इसके चार्ट सेटअप बने हुए, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही 655 660 के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी यहाँ से दिखाता हुआ दिखेगा। तो एनबीएफसी स्पेस में ये स्टॉक काफी स्टेबल लग रहा है, और जिस तरीके से वीकली मंथली चार्ट सेटअप बने हुए, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। जो आज डिप मिली थी, एक अपॉर्चुनिटी, अभी भी यहाँ पे 640 की 42 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है, 625, ये स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है जिस तरीके के पैटर्न है, ये स्टॉक सूनर और लेटर 660 का ब्रेकआउट देगा। उसके बाद हम जो टारगेट इसके प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करीब आना चाहिए 685 से 690 तक के। तो चोला फाइनेंस बाय करने की बिल्कुल सलाह रहेगी। ठीक है।
चोलामंडलम फाइनेंस यहाँ ऑलरेडी आप ट्रेंड में है ये स्टॉक, और ये अभी भी आप अट्रैक्टिव लगता है राजेश, ये मानते हैं? बाजार में कई सारे स्टॉक जहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ऐसे में अच्छा खासा सेल ऑफ हम ऑलमोस्ट हर पॉकेट में, हर सेक्टर में देख रहे हैं। ऐसे में श्रीकांत, आप कहाँ का एक्यूमुलेशन की सलाह देंगे यहाँ, और आप कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं जहाँ आपको कंफर्ट आता है यहाँ से बाइंग करने का? तो देखने लगता है कि सेल ऑफ था मार्केट का, जब मार्केट ने 18,600 से लेकर 16,400 तक का हमें एक बड़ा फॉल दिखाया था, तब हमने जो डिजास्टर या एक बड़ी जो एक सेलिंग एक्टिविटी देखी थी वो हर एक फाइनेंशियल स्टॉक में देखी थी, और काफी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी जोर से गिरे थे। इस बार अगर आप देखें तो अभी करंट फॉल में जो हमने एक सेल ऑफ देखा है वो आईटी में देखा है, और जो फाइनेंशियल्स है वो स्टेबलाइज होते हुए नजर आए हैं। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर फोकस करना है और यहाँ से अगर रिबाउंड के लिए अगर प्ले करना है तो कॉन्ट्राबेट लेनी पड़ेगी, और अगर कॉन्ट्राबेट अगर मुझे लेना है तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स पे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सेल ऑफ हो चुका है और यहाँ से हमें एक तेजी देखने मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक है या तो जितने भी दिग्गज बैंक है वहां पे फोकस करें, लेकिन स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे हमें लगता है कि कम से कम यहाँ से 7 से 8% यानी कि 7 से 8% की तेजी हमें देखने मिल सकती है। बजाज फाइनेंस जो एक 8,000 के करीब था, 7,000 के करीब आ चुका है, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। और आईसीआईसीआई बैंक जहां पे नतीजे काफी अच्छे आए हैं, करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो हमें लगता है कि ये भी स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एक बार 830-35 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स जो श्रीकांत को पसंद आते हैं। साथ ही हम आज कुछ और काउंटर्स भी देख रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स, इंडस टावर, हालांकि अभी फिलहाल ये फिर से फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं। और अब आप फाइनेंस काउंटर्स में चोलामंडलम फाइनेंस की तो भी हम बात कर रहे थे, हाउसिंग फाइनेंस में एलआईसी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, और अब मुथूट फाइनेंस भी इस कड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त फाइनेंस काउंटर्स, चाहे वो व्हीकल, होम, ये सारे फाइनेंस काउंटर्स हो, वहां अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जो जिस तरह से मार्केट्स में बजट में अनाउंसमेंट इसको लेके हो सकती है। आज सुबह हम एक्सक्लूसिव खबर एक शेयर कर रहे थे अपने व्यूअर्स के साथ राजेश, की एजुकेशन स्पेस को यहाँ पर एक बूस्ट मिल सकता है, वहां कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। आप ऐसे कोई चार्ट पे वॉल्यूम वाइज अगर आपको कोई सेक्टर दिख रहा हो जहां अच्छा पुल बैक एक्सपेक्टेड हो बिफोर द बजट और मे बी ड्यूरिंग द डेज ऑफ बजट्स ना, अब तो हम सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन आज का अगर आप निकाल दे तो 4 ट्रेडिंग सेशन ही रह गए हैं, आपकी यहाँ पर बजट रिलेटेड पिक्स क्या हो सकती हैं? प्रियंका जी देखिए, आज के अगर हम सेल ऑफ को हटा दें तो इसके पहले तक अगर हम देखें तो जहां मोमेंटम बना हुआ था बजट रिलेटेड स्टॉक्स में, उसमें फर्टिलाइजर स्पेस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, और उसके हिसाब से बहुत से स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा। हालांकि अभी भी आज की सेलिंग के बाद भी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से तो अभी भी फर्टिलाइजर स्पेस में हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। तो कोई भी अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड होगा तो पोजिशनिंग के हिसाब से हमें लगता है फर्टिलाइजर स्पेस को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक में एक मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब 420 जो कि इसका एक ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर सस्टेन किए हुए। हालांकि पिछले 2 वीक में थोड़ा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन 420 425 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें लगता है ये चंबल फर्टिलाइजर में जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए, और यहाँ से हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए करीब 480 490 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 425 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। दूसरा सेक्टर जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो हाउसिंग रियल एस्टेट स्पेस में भी हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है, और उसमें कुछ स्टॉक्स जो कि कैश सेगमेंट से रिलेटेड है वो स्टॉक्स हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे कि हम देखें कोल्टे पाटिल में अगर देखें तो काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल चार्ट एनालाइज करें, मंथली चार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो अभी भी ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये करेक्शन जो मिला है हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 308 के आसपास कोल्टे पाटिल अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें हम मान के चलते हैं अगर 295 का स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड में 340 350 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। गाइस, इनफैक्ट हमने एक काफी इंटरेस्टिंग शख्स से बातचीत की थी ग्लोबल मार्केट वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेके, लॉरेन टेम्पल्टन, जो कि
सर जॉन टेम्पल्टन की नीस हैं और खुद भी इस समय ग्लोबल फंड मैनेजमेंट में काफी बड़ी हस्ती हैं। निकुंज से बातचीत कर रही थी, आइए उनकी एक छोटी सी झलकी सुन लेते हैं। We do like India because we think, even though valuations are quite high in India, as I think many have pointed out, it is not even, right, in the Indian markets. I think some stocks have participated in the market a lot more than others. And we like India because it combines many attractive macroeconomic factors, including a low per capita income, a young population, and a heavier presence of higher margin asset-light firms in the technology sector. So, for example, India's per capita income is $6,390 US compared with China at 17,200. We think that when countries experience economic growth from a low base, the creation of wealth among its citizens is transformative to the economy. This is much like China's economy 20 years ago. So we would expect to see some good performance in consumer discretionary stocks, etc., in the Indian market, so to say. And then, of course, if you turn to demographics, India has a very young population compared to many other areas of the world. You have a median age of 28.4 years. That's versus 38.1 in the US and 38.4 in China, 42.5 in Europe, and 48.4 in Japan. So that's really important to remember. And then, of course, India's technology sector is very well developed and represents 7.7% of your GDP versus, I think, 5-something in the US. So these are all really positive aspects for investing in India, even though your markets had a great year last year and were top performers in the Asia region, for sure. But we're still finding value in some companies in India and other places around the world. I do. I think it's really rattled Western investors. And, anecdotally, I serve on several investment committees that are allocating large sums of money to managers that I have some look through to their portfolio, and I can tell you that many of them left China. Particularly, when the situation with education stocks occurred, that really scared a lot of Western investors and us too. However, I do think it is a mistake to completely close the door on investing in China. I think China is a very interesting market and will continue to be a very important market. The country still presents great opportunities for growth and certainly would be an economic force for years to come. We were invested in Alibaba following the crash from the IPO in 2015. And when we became aware and unsure of the politics, we sold. We just decided to move out of that position. Now, Alibaba shares and several other Chinese tech shares are thoroughly unpopular today. I mean, they have really gone down in value, and we have our eyes on them. So we do not own those shares currently, but they're certainly on our radar to evaluate going forward. So I would not close the door on China, but it has certainly rattled Western investors. I mean, I hear it every day. So I think people have to be careful. नीचे के स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक 803, 804 पे वापस आ गया है। हालांकि इंडेक्स में देखें तो सारे स्टॉक अभी भी गिरावट के साथ है, बट पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वहां पे आपको दिख रही है। श्रीकांत, कुछ लास्ट 15 मिनट में बीटीएससी ट्रेड लेने का अटेम्प्ट करेंगे आप? कुछ हैं स्टॉक्स आपके लिस्ट में इस तरह के?
अजय जी, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या तो जिनके नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हीं पे फोकस करें, क्योंकि मार्केट जो है वो डोमेस्टिक रीजन तो हमें नहीं पता है कि किस वजह से मार्केट इतना गिर रहा है, लेकिन जो ग्लोबल रीजन है वो कंट्रोल के बाहर है और वहां पे जो टेंशन बढ़ते जा रहे हैं या तो जो भी एक सिनारियो बन रहा है, जैसे वर्ल्ड मार्केट्स में हमने यूएस मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखा है, उसके बाद अगर आप देखें तो अभी वेरी शॉर्ट टर्म में यूएस फ्यूचर्स जो थे कुछ 150-200 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे थे, उनमें वापस एक गिरावट आ गई है। तो एक वॉलेटाइल सेशन बन चुका है। बट मुझे लगता है कि चूंकि मार्केट काफी गिरा हुआ है और आज के दिन में हमने 17,600 से के बाद 17,000 के लेवल्स देखे हैं, तो हमें लगता है कि एक रिबाउंड डेफिनेट ड्यू है और अगर करंट लेवल से लॉन्ग करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 800 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो आज के दिन के लो का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 815 से लेकर 830 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर एक कॉल आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से और इनफैक्ट 2 कॉल्स अभी राजेश जी ने भी बताई, चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही कोल्टे पाटिल रियल एस्टेट थीम और साथ ही फर्टिलाइजर्स थीम जो कि बजट से पहले बिल्कुल फोकस में है। लेकिन राजेश जी 2 और स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी राय में जानना चाहूंगी। HDFC बैंक, एक तो यहाँ पर देखिए डिप जरूर देख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एक हल्का सा ही सही लेकिन अप मूव आया है, निचले स्तरों से करीब 1% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और साथ ही HDFC AMC 2260 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ करीब 5% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड है। टेक्निकली दोनों के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? जैसा कि मानसी जी हमने शो की शुरुआत में बात करी थी कि 17,000 के लेवल को अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो थोड़ा पुल बैक का ट्रेड जरूर बनेगा, जो कि अटेम्प्ट करेगा 17,200 से 17,300 इस दायरे में जरूर आने की कोशिश करेगा मार्केट। 17,300 मेक और ब्रेक लेवल है इस पुल बैक का, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो तेजी और या फिर ये पुल बैक और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, अदरवाइज वहां पे वापस से शॉर्ट बनते हुए दिख सकते हैं। HDFC बैंक में हम अगर देखें तो जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, स्टॉक में जो रिकवरी बनी है वो आज के लो पॉइंट ऑलमोस्ट करीब 1470 के आसपास लो बना के वहां से रिकवरी जरूर बनी है। हमें लगता है कि ये जो पुलबैक का ट्रेड बना है HDFC बैंक में, ये इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 1510-1515 की रेंज की तरफ, जो कि इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जैसा काम करेगा। तो 1515 इसके लिए एक अपसाइड का यहाँ पे एक छोटा टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना होगा 1470 का। तो HDFC बैंक में पुलबैक का ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल में जरूर एक स्टेबल सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि ये सेगमेंट में एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है जैसे ही निफ्टी एक कंफर्ट जोन में आते हुए दिखेगी। दूसरा स्टॉक जो आपने HDFC AMC की बात करी है, तो वो स्टॉक में जरूर एक सेटअप वीक होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने आज की जो गिरावट है तो HDFC AMC ने जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 2280 का, वो आज ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 2280 के नीचे आज अगर क्लोज देगा तो शायद इसमें वीकनेस और बढ़ते हुए दिख सकती है और स्टॉक में लोअर साइड में 2230 तक की भी डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। हालांकि अब 10 का ही ट्रेड बचा है, आज की क्लोजिंग अगर 2280 के नीचे होती है तो हमें लगता है कि और 20 से 30 रुपए का कट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में। राजेश, इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखिए कितना अच्छा रिकवर हुआ है, 1000 पॉइंट से ज्यादा का डेंट पड़ गया था आपसे कुछ देर पहले और अब सिर्फ ये लगभग 600 अंक रह गया, तो रिकवरी तो दिख रही है। और इंडसइंड बैंक में आप देखिए कितनी शार्प रिकवरी दिख रही है, लगभग 2.5% रिकवर हो गया यहाँ से। HDFC बैंक की खैर अभी आपने बात की तो बैंकिंग स्पेस यहाँ से लग रहा है और आप बार बार मेंशन भी कर रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन एक दूसरा काउंटर जहां एक अच्छी रिकवरी बतानी चाहिए और वो श्रीकांत ने आज दिया भी है, डिविस लैब, वहां भी देखें बहुत अच्छी रिकवरी है। इसका चार्ट चेक कैसे दिख रहा है आपको राजेश? में काफी बड़ी गिरावट आज ओपनिंग में देखने को मिली थी और जिस तरीके से स्टॉक ने लो बनाए करीब 3780 से 3790 के आसपास के, वहां से काफी बड़ी रिकवरी बनी है ड्यूरिंग द डे। और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक ने एक लो बना के आज जो रिकवरी दी है, अगर आज ये 4050 के ऊपर क्लोज होता है तो ये रिकवरी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, स्टॉक को 4120 4140 की तरफ लेके जा सकती है। तो प्रियंका जी आज के अगर मार्केट में देखें तो आज के सेशन में स्पेशली
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, और फार्मा स्पेस जो कि जरूर फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग था, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं रिकवरी के ट्रेड बनते हुए फार्मा स्पेस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है ये दो सेक्टर को फोकस में रखा जा सकता है। डिवीज लैब में 4120 4130 के अपसाइड के टारगेट के लिए यहाँ पे BTST ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है 4040 का स्टॉप लॉस रख के। इवन हमें लगता है कुछ ऑटोमोबाइल स्पेस को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। उसमें हमें लगता है कि हीरो मोटर, उसका सेटअप काफी स्टेबल है। ड्यूरिंग द डे जो वीकनेस थी उसमें कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने अपनी स्टेबिलिटी रखी थी, और अभी जो रिकवरी बनी हीरो मोटर में, हमें लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करते हुए दिखेगा। और 2715 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक में 2770 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 2670 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटर भी बाय किया जा सकता है। संदीप टंडन जो मैक्रो और प्रोसेसेस को काफी क्लोजली देखते हैं और चार्ट्स और फंडामेंटल को जोड़ के अपनी पिक्चर बनाते हैं, वो आज हमसे सुबह बात कर रहे थे। आइए उनका व्यू इस समय जान लेते हैं वैल्यू वर्सेस ग्रोथ आर्ग्यूमेंट पे। I think the thesis which we have been talking for more than a quarter now is about the comeback of a value theme global. Okay, we are not talking about India. Okay, it's a global phenomena which we are seeing. We have been talking about the underperformance of value stocks for last maybe for more than a decade. They have underperformed. The time has come. It's a perfect time actually. Get increased exposure towards so-called value names as compared to growth names, and that's a trend. I think it's not going to be very short-lived. It's not like it's a temporary correction which we have seen in the field of some of the recent listed names. Okay, because there was no earnings and the hype was there. And that is something we can only, none of the fundamental or the technical data can give you this perspective, what we can read through a behavior indicators. Okay, and that's the way we talk about how when we said in the month of September, there was a euphoria. Globally, liquidity was speaking out, risk appetite was speaking out. It's a classic signs of euphoria. But if you dissect the euphoria between growth and value, then you realize there was a euphoria in growth stocks, not in value. Okay, so from this background also, I think the way one has to build your portfolio right now, it should be more towards your value. So value stock should become your growth stock. It should be a core holding, and growth stock should be your trading or tactical bets. So that's a phenomena which has changed in 2022, and I think that's a thesis we believe will remain, can last for a longer period of time than what market anticipates. फ्रैंचाइज की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी सुदृढ़ है या नहीं। तो ये फाइनेंशियल्स में भी यही चीज लागू है, कंपनी सुदृढ़ है या नहीं, हाई क्वालिटी है या नहीं। तो अभी आपने जिन बैंक्स का नाम लिया, HDFC बैंक मशहूर है लास्ट 25 साल में अपने अर्निंग्स क्वालिटी के लिए, और वो इस क्वार्टर भी दिखने को मिली। 18-19% से लोन बुक ग्रोथ हुई है। जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इकोनॉमिक रिकवरी का एक अच्छा प्ले रहते हैं, और उस रिकवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपको इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि कोटक बैंक आपके लिए एक सरल तरीका है। सो स्टॉक मार्केट पे क्या मार्केट में क्या शेयर प्राइस उतार चढ़ाव हो रहा है, उस पे ना फोकस करके कंपनी की रिजल्ट्स में क्या आ रही हैं उस पे फोकस कीजिए। रिजल्ट्स आपको साफ साफ दिखला रहे हैं कि ये बैंक इकोनॉमी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंपनी में हम निवेश करते हैं मार्सेलस में। हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज में HDFC एंड कोटक बैंक का अहम हिस्सा है। प्रति हफ्ते इन कंपनीज के हम स्टॉक लेते हैं। श्रीकांत जी, मुथूट फाइनेंस, इसे एक बार देखिए। यहाँ हम देख रहे हैं आज कमजोर बाजार में भी इस स्टॉक में हम निचले स्तरों से रिकवरी देख रहे हैं। यहाँ पर निचले स्तरों से करीब आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ 1442 पर एक बार ट्रेड देखने को मिल चुका है। अब इनफैक्ट 1% के ऊपर की तेजी स्टॉक दिखा रहा है। मुथूट फाइनेंस चार्ट स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी वॉलेटाइल है, और इसका रीजन यही है कि ये गोल्ड प्राइजेस से काफी डायरेक्टली कोरिलेटेड है। हमेशा हमने कभी भी गोल्ड प्राइजेस में, अगर एक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस में अगर तेजी देखी है तो ये स्टॉक भी बढ़ता है और उसके साथ साथ वो गिरता भी है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइजेस में हमने एक इजाफा देखा है इंटरनेशनली, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। लेकिन अगर ट्रेडिंग पोजिशन अगर है तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक उतना ही वॉलेटाइल भी है। तो अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1400 रुपए का,
इसमें कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन अगर है तो उसे होल्ड करने के लिए, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इसमें ट्रेडिंग ना करें, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि इवेंचुअली गोल्ड प्राइसेस और बढ़ेंगे और इसका बेनिफिट मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे कंपनीज को मिलेगा। तो करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। श्रीकांत, कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स, इनफैक्ट बहुत सारी है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जस्ट टू रेफर एंड कोट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स इस वक्त जो आप जैन 2022 के हाई से देखेंगे उनमें कुछ काउंटर्स रियली लुक्स अट्रैक्टिव। एल&टी टेक आप देख लें, कोफोर्ज, पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स अपने 20-20, 28% गिर चुके हैं। ऐसे में अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहेंगे तो कौन सा स्टॉक होगा? देखिए, हमने इनमें एबनॉर्मल रैली देखी है और अगर फॉल भी अगर आता है तो फॉल भी काफी हद तक थोड़ा सा हमें एटलीस्ट लगेगा कि वो एबनॉर्मल फॉल है। तो जब तक इनमें कोई रिवर्सल की सिग्नल्स नहीं आते हैं तब तक हमें लगता है कि इनमें से दूर रहना जरूरी है। लेकिन अगर इनमें से अगर कोई स्टॉक लेना है तो हमें लगता है कि एसआरएफ पे फोकस किया जा सकता है, जो तकरीबन 2360 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाकी सब स्टॉक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका जो फॉल है वो उतना ड्रास्टिक नहीं है जितने बाकी स्टॉक्स गिरे हैं, और इसी वजह से लगता है कि एसआरएफ को लॉन्ग किया जा सकता है। और अगर आईटी में अगर किसी स्टॉक को देखना है तो हमें वहां पे लगता है कि एम्फेसिस बीएफएल पे फोकस करें। उसके नंबर्स वैसे काफी अच्छे थे, स्टॉक गिरा है लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस रिकवर हो सकता है। तकरीबन 2900 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2900-2950 के रेंज में मिल रहा है, बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट का नजरिया होना जरूरी है। एंड श्रीकांत, वेरी क्विकली इन्फो एज, इस पर क्या कहेंगे आप? इन्फो एज में वैसे देखा जाए तो ये भी स्टॉक जो रिलेटेड है वो न्यू एज इकोनॉमी से जितने भी स्टॉक हैं उनके स्टार्टअप कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर उनमें सब में अगर एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है तो यहाँ पे भी हमें एक सेल ऑफ देखने मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर एक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले ये साल में हमें और भी काफी सारे आईपीओ देखने मिलेंगे और ये जो टर्बुलेंस है उस टर्बुलेंस के खत्म होने के बाद हमें वापस एक बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर हम अगर देखें टाटा मोटर्स के चार्ट्स जैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट एक्टिव स्टॉक कैटेगरी में टाटा मोटर्स यहाँ दिख रहा है, क्या लगता है क्विकली एक बार आपका नजरिया? देखिए, करेक्शन जरूर हुआ है मार्केट के साथ, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो स्टॉक अभी भी स्टेबल लगता है। हमें लगता है कि ये डिप जो मिल रही है टुवर्ड्स 470, 465 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो ये डिप्स में इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है वापस स्टॉक 500 के लेवल को आगे पीछे यहाँ पे हमें लगता है कि क्रॉस करते हुए दिखेगा, तो डिप पे बाय करें 460 के स्टॉक पर। ठीक है, बिल्कुल। तो आज क्लियरली बाजार में जिस तरह का ट्रेड एक वन साइडेड ट्रेड देखने को मिला और वो था नीचे का ही ट्रेड। आज हम गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं अमिड ग्लोबल फॉलोइंग द ग्लोबल क्यूज, जिसके बाद हमने कंप्लीटली रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आज इंडियन मार्केट्स में भी देखा। सारे सेक्टर इनफैक्ट अच्छे रिजल्ट्स रिलायंस से आए, वहां कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। आईसीआईसीआई बैंक से रिजल्ट्स अच्छे आए, वहां कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, और बाजार में 2.5% से ज्यादा तक की गिरावट आपने निफ्टी पे देखी। बैंक इंडेक्स, बैंक निफ्टी एक समय पे 1000 पॉइंट से भी ज्यादा के फॉल के साथ फिलहाल रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिन सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया उसमें कुछ एनबीएफसी काउंटर्स भी हैं। निफ्टी पर अगर आप चाल यहाँ बताएं कि कौन से आज काउंटर्स थे जो हरे निशान में बंद में कामयाब हुए, तो उनमें सिर्फ आपको 2 फार्मा स्पेस से दिखते हैं, सिप्ला, लुपिन, और तीसरा आपको कोई स्टॉक अगर दिखता है तो वो है ओएनजीसी का। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, आपको सीमेंट पैक पे क्लियरली एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, आपको मेटल स्पेस से भी कोई आज सपोर्ट नहीं मिला, यहां से भी आपको क्लियरली एक बड़ा दबाव, एक बड़ा डेंट दिखते हुए मिल रहा है। यहां पर अगर आप मिड कैप स्पेस से बात करें, स्मॉल कैप स्पेस से बात करें, ब्रॉडर मार्केट्स सभी से आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम स्पेस में आपको कई सारी कॉल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा डिक्लाइंस अगर आपको पूरा सीमेंट पैक देखें तो उसमें क्लियरली डिक्लाइन है। सो सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस, अगर बैंकिंग की थोड़ी रिकवरी छोड़
दें तो आपको वहां एक अच्छा खासा रियल एस्टेट स्पेस, वहां बहुत बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है। सीमेंट स्पेस में आपको यहाँ पर आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब नतीजों का इंतजार है मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स, जिन पर आप देखेंगे कि वहां एक काउंटर ने फिर भी सस्टेन किया था सुबह के वक्त मूव, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन ऑटो पैक लुक्स स्टिल बेटर। लेकिन यहाँ से एक्सपर्ट्स जिस तरह का मानते हैं, बात 17,200 के ऊपर की बात की जा रही थी। अगर यहाँ फ्यूचर्स में 17,200 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो शायद यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, जो क्लियरली नहीं हुआ है। तो यानी देखना होगा कल के लिए, वॉच आउट करना होगा कि क्या यहाँ से वीकनेस और बढ़ सकती है या फिर हम एक साइडवेज ट्रेड में रह सकते हैं। ट्रंकेटेड वीक है ये। बुधवार को छुट्टी और उसके बाद होगी मंथली एक्सपायरी, तो देखना होगा कि कल बाजार में किस तरह के ट्रेड्स दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे अट्रैक्टिव काउंटर्स, बहुत सारे काउंटर जो अट्रैक्टिव लेवल पर हैं और कई जगह पर हम देख रहे हैं बॉटम स्पॉट भी हुए हैं। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, श्रीकांत, आपने अपना समय दिया, ट्रेडिंग कॉल्स और पिक्स शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे, मानसी को, अजय को और डिम्पी को दीजिए इजाजत। लेकिन बिजनेस जगत से सारा एक्शन, इकोनॉमी पे सारे अपडेट लगातार ET Now पे बने हुए। नमस्कार।